नमस्कार दोस्तों, मैं HS गुप्ता हिस्ट्री लेक्चर स्टडी 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम मुग़ल वंश के बारे में पढ़ेंगे और मुग़ल वंश में हम मुग़ल वंश की स्थापना और बाबर के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। मुग़ल वंश में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे जो आजकल एग्जाम्स में ज़्यादा पूछी जा रही है। बाबर के कालखंड को भी हम दो भागों में बांटकर पानीपत से पहले के और पानीपत के बाद के जो युद्ध है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन हम पहले पानीपत से पहले वाले जो पार्ट है उसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आजकल ज़्यादा बन रहे हैं, तो उस पर हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, जो ये मुग़ल है, इस मुग़ल शब्द की व्युत्पत्ति का ही हम व्याख्या कर लेते हैं कि ये मुग़ल शब्द कहाँ से आया है। देखिए दोस्तों, जो बाबर था, जो कि मुग़ल वंश का संस्थापक था, ये पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों की ओर से ही एशिया के दो लोक कंटक थे। पितृपक्ष की ओर तो ये तैमूर का 5वां वंशज था और मातृ पक्ष की तरफ से जो चंगेज खा था उसका 14वां वंशज था। देखिए दोस्तों, जो स्वयं मुग़ल थे उन्होंने कभी अपने आप को मुग़ल नहीं कहा, वे अपने आप को तैमूरिया कहना पसंद करते थे। ये अपने आप को तैमूरिया कहना पसंद करते थे और इनका जो वंश था वो चगताई तुर्क वंश था। ये जो मुग़ल थे ये चगताई तुर्क के वंशज थे। जो ये चगताई है ये चंगेज खां का दूसरा पुत्र था और उसके नाम पर ही इनको चगताई तुर्क कहा जाता था। स्वयं बाबरनामा में चंगेज खां और मंगोलों का एक बर्बर जाति के रूप में उल्लेख करता है और वे अपने आप को कभी भी मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ये मुग़ल जो शब्द है ये बाद का दिया हुआ है। बाद में जब 16वीं शताब्दी के यूरोपीय यहाँ पर आए, 16वीं शताब्दी में जो यूरोपीय यहाँ पर आए उन्होंने इस वंश के लिए मुग़ल शब्द का उल्लेख किया है। तो दोस्तों, बाबर पितृपक्ष की तरफ से तैमूर का, मातृपक्ष की तरफ से चंगेज खां का, इधर 5वां और इधर 14वां वंशज था। ये चगताई तुर्क के वंशज थे। चगताई जी चंगेज खां का दूसरा पुत्र था। इनकी जो मातृभाषा थी वो चगताई तुर्की थी। इनकी मातृभाषा चगताई तुर्की थी, लेकिन इनकी जो राजकीय भाषा बनी वो भाषा थी फारसी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। मातृभाषा चगताई तुर्की थी और राजकीय भाषा फारसी थी। ये बाबर का एक जो वंश का जो विवरण था वो हमने प्रस्तुत किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि बाबर आखिर कहाँ का निवासी था, क्यों यहाँ पे आया, आखिर क्या वजह थी और क्यों यहाँ पे आके सफल हो गया। इन सभी चीज़ों का हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, जो बाबर था ये फरगना का निवासी था। और इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना के शासक थे। माता का नाम इनकी का कुतुलुग निगार खां था। इसके अलावा इनका अपन को दादी और नानी का भी
जो नाम है वो याद रखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने ही इसकी बड़ी मदद की थी। दादी ने आरंभिक समय में जब ये शासक बना था तो इसकी बड़ी मदद की थी। दादी का नाम था आयशा बेगम, आयशा दौलत बेगम, और इसका नाम था एहसान दौलत बेगम। देखिए दोस्तों, जब बाबर के पिता की जब बाबर 11 वर्ष का था तो बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है, और समरकंद जो कि तैमूरों की राजधानी थी उस पर इनका चाचा मिर्ज़ा अहमद शासन कर रहा था और वो फरगना को हड़पना चाहता था। तो उस समय इसकी दादी ने बड़ी इसकी मदद की और इसकी ताजपोशी और इसके राज्य को सुरक्षित बनाए रखने में इसकी बड़ी मदद की। नानी थी, जब बाबर कई प्रकार की विपत्तियों से घिर चुका था, ये समरकंद को जीतने के चक्कर में अपना स्वयं का राज्य फरगना भी खो चुका था। तो उस समय इसकी नानी एहसान दौलत बेगम थी, वो बड़ी काम आई और इसने इसको वापस संस्थापित होने में बड़ी मदद की थी। देखिए दोस्तों, बाबर का जो जन्म हुआ था वो 11 फरवरी 1483 को हुआ और ये फरगना के शासक बने 1494 ईस्वी में, मतलब कि 11 वर्ष की आयु में ये फरगना के शासक बन जाते हैं। अब देखिए, बाबर क्या है, समरकंद को जीतना चाहता था। जो प्रारंभ में जो ये थी तैमूरों का राजधानी, मतलब इनके वंशजों का ये राजधानी थी और इसको जीतना चाहता था। और समरकंद का शासक था मिर्ज़ा अहमद, जो इसका बाबर का चाचा लगता था। समरकंद को बाबर ने समरकंद को जीतने के लिए 3 बार आक्रमण किए थे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समरकंद को जीतने के कितने प्रयास किए गए या समरकंद पर बाबर द्वारा कितने आक्रमण किए गए। तो दोस्तों 3 आक्रमण किए गए। पहले आक्रमण में असफल हो जाता है, दूसरे आक्रमण में ये 100 दिन तक समरकंद पर शासक स्थापित कर लेता है, लेकिन अंततः ये जो सरे पुल का युद्ध है जो 1502 में होता है, उस युद्ध में ये हार जाता है उज़्बेक शैबानी खान से। ये उज़्बेक शैबानी खान से पराजित हो जाते हैं और इस प्रकार ये समरकंद तो हार जाते हैं। और इसी दौरान जो ये शैबानी खान है, ये फरगना की राजगद्दी भी इसके सौतेले भाई, बाबर के सौतेले भाई को दे देता है और इस प्रकार बाबर राज्यहीन हो जाता है। और इस के बाद बाबर की मदद करती है उसकी नानी एहसान बेगम। और देखिए 1504 ईस्वी में बाबर काबुल को जीत लेता है, काबुल की विजय कर लेता है। और 1507 में ये कंधार को भी जीतता है, लेकिन कंधार शीघ्र ही इसके हाथ में से वापस निकल जाता है और इनके पास सिर्फ काबुल रहता है। काबुल में रहते हुए बाबर ने 1506-07 में जो इनकी पैतृक उपाधि थी मिर्जा, उसको त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण करता है। देखिए दोस्तों ये पादशाह की उपाधि बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है। इससे पहले जो सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत थी, उसमें किसी भी शासक ने पादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। वो उपाधि धारण करते थे सुल्तान की।
और इस सुल्तान की उपाधि के कारण सुल्तान की उपाधि और बादशाह की उपाधि में क्या फ़र्क है? देखिए, बादशाह अपने आप में खुदा के बाद इसका दूसरा स्थान होता है, लेकिन सुल्तान का खुदा के बाद दूसरा स्थान नहीं होता है। सुल्तान और खुदा इनके मध्य एक मध्यस्थ होता है और उसका नाम है खलीफा। ये पूरे इस्लामी जगत का धार्मिक और राजनीतिक प्रधान माना जाता है और खलीफा ही इसीलिए सल्तनत के कई शासकों ने सुल्तान से खलीफा जो खलीफा है उससे मान्यता प्राप्त करने का प्रयास किया था। दोस्तों ये उपाधि धारण करने का मतलब ये कतई नहीं है कि बाबर या मुगल खलीफाओं की इज्जत नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। प्रारंभिक 4 खलीफाओं के नाम, प्रारंभिक 4 खलीफाओं के नाम मुगलों के सिक्कों पर अंकित होते थे। प्रारंभिक 4 खलीफाओं के, उस समय खलीफाओं की परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया था। जो मिस्र का जो खलीफा था उसको तुर्क का सुल्तान उठाकर ले गया था और वो एक तरीके से बंदी जीवन व्यतीत कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। और लेकिन ये जो 4 खलीफाओं का जो नाम का जो अंकन मुगलों के सिक्कों पर किया गया था दोस्तों, इस सिक्कों पर से औरंगजेब ने इस प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था या इस प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। औरंगजेब ने इस प्रथा पर रोक लगाई थी और मीर अब्दुल बाकी सहबाई की उन्होंने पंक्तियाँ लिखवाना चालू किया था औरंगजेब ने, लेकिन वो बाद की बात है, हम औरंगजेब में पढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, बादशाह की उपाधि कब धारण करता है, बादशाह और सुल्तान में क्या अंतर है, और प्रारंभिक 4 खलीफाओं के नाम मुगलों के सिक्कों पर अंकित रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि आखिर बाबर को भारत विजय की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ये जब अपना राज्य खो चुका था तो एक गांव में रुका हुआ था, सीमा पर दिखकाट नाम का एक गांव था और वहाँ एक 111 वर्ष की बुढ़िया थी। और इस बुढ़िया से उसने तैमूर की भारत विजय की कहानी सुनी थी दोस्तों। इस 111 वर्ष की बुढ़िया से तैमूर की भारत विजय की कहानी सुनी थी और बाबरनामा में खुद बाबर भी ये लिखता है कि भारत सोने की शिलाओं और सिक्कों का देश है और काबुल घोर गरीबी का देश है और अपनी गरीबी को मिटाने के लिए कुछ अपने अमीरों को संतुष्ट करने के लिए, और बाबर स्वयं में एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और उससे भी बड़ी बात, उस समय की जो परिस्थितियाँ थी भारत की, वो परिस्थितियाँ जो ही बाबर के अनुकूल हुई और बाबर ने तुरंत भारत पर अटैक कर दिया। यद्यपि बाबर का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है, तभी तो एक फारसी इतिहासकार हुए हैं, विद्वान फरिश्ता नाम का था, उन्होंने लिखा है बाबर के बारे में कि बाबर गेंद के समान टक्कर खाता रहा, शतरंज के बादशाह की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहा और समुद्र के किनारे पड़े कंकड़ की भांति समुद्र की लहरों की ठोकरें खाता रहा। क्योंकि बाबर ने फरिश्ता के जो बाबर है उसका जीवन ही संघर्षपूर्ण रहा है और बाबर को कई उपाधियाँ, कई उपनाम दिए गए हैं अपने संघर्षपूर्ण जीवन। देखो, एक तो इसको आजीविका ढूंढने वाला सैनिक कहा गया है, आजीविका ढूंढने वाला सैनिक कहा गया है। दूसरा नाम है बाबर का जो कहा गया है, जीवनी लेखकों का राजकुमार भी इनको कहा गया है।
इसके अलावा दोस्तों रसब्रुक विलियम, जो नाम के विद्वान हुए हैं विलियम रसब्रुक, इन्होंने बाबर को साम्राज्य निर्माता माना है। साम्राज्य निर्माता माना है। डैनियल रोज नाम के एक विद्वान है, इन्होंने बाबर की तुलना मैकियावली से की है। इसके अलावा लेनपून का भी कथन बड़ा महत्वपूर्ण है। उसने कहा है कि जो बाबर है वो भारत और मध्य एशिया के बीच की कड़ी, लुटेरों के शासन और राजकीय शासन के बीच की कड़ी और तैमूर और अकबर के शासन के बीच की कड़ी, इसको लेनपून ने बताया। तीनों के बीच की कड़ी लेनपून ने यहाँ पर बाबर को बताया। ये दोस्तों कुछ हमने बाबर के बारे में एक बेसिक कहानी तैयार की है कि किस प्रकार बाबर का प्रारंभिक जीवन संघर्षपूर्ण था। अब देखिए हम बात करते हैं बाबर के भारत आक्रमण की। तो बाबरनामा में उल्लेख करता है कि बाबर को जो भारत आक्रमण का जो निमंत्रण दिया था वो एक तो दिया था आलम खां लोधी के द्वारा, दौलत खां लोधी के द्वारा, और एक निमंत्रण दिया गया था मेवाड़ के राणा सांगा के द्वारा। लेकिन दोस्तों मेवाड़ के राणा सांगा को जो राणा सांगा के द्वारा जो निमंत्रण दिया गया था भारत आक्रमण का, उसकी पुष्टि अन्य साक्ष्यों से नहीं होती है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि बाबर ने स्वयं ही एक दूत राणा सांगा के दरबार में भेजा था और सांगा से ये आग्रह किया था कि जब मैं दिल्ली पर आक्रमण करूं तो आप पीछे से आगरा पे आक्रमण कीजिए, जिससे इब्राहिम लोदी की स्थिति थोड़ी संकटपूर्ण हो जाए। तो हो सकता है कि दोनों के मध्य किसी प्रकार का कोई आक्रमण संबंधी समझौता हुआ हो दोस्तों। अब हम बाबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और बाबर की भारत विजय की कहानी हम यहाँ पर, भारत विजय का इतिहास यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इसको अब हम कल वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसको। ठीक है सर, धन्यवाद।